सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 160 टॉप क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस में कभी न कभी पूछे गए क्वेश्चन हैं और दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन को भी हम कह सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके ऑप्शनल में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहीं से ऑप्शनल जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं भैया वहीं से आपके जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों वहीं से ही बनते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 160 क्वेश्चन जो आपके हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग अपना शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से, जो कि साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मनुष्य का शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य के शरीर के ताप होता है या शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साथियों यहाँ पर जो सामान्य ताप होता है वो 30, ध्यान दोस्तों कितना होता है 36.38 होता है, 36.38 होता है। लेकिन यहाँ पर हम पूरा इसको अगर आपको कहीं पर लिखना होगा तब आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बनता है वो बनता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस हैं जो वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला प्रश्न बनता है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो वो होता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ दोस्तों, इसको हम पावर ऑफ सेल्स भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो स्लाइडेन और श्वान वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न बनता है कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है। तो यूरेसिल दोस्तों जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। अब यहाँ से बात है दोस्तों कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये हो जाएंगे आरएनए और डीएनए के दोनों का मैंने फुल फॉर्म भी आपको बता दिया। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकाश का स्रोत क्या है। इलेक्ट्रॉन किरण होती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का जो स्रोत होता है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन किरण होती है। अगला हो जाता है कि पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं। तो अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस में होते हैं, अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो कैम्बियम जो होता है ऊतक ये होता है द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो हरित क्रांति के लवक हैं। तो हरित क्रांति के लिए हैं। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है पूछ लिया जाता है। तो किससे संबंधित है, नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर की कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। तो जाइलम। जो जाइलम होता है वो जल के परिवहन का कार्य करता है। जो साथियों जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों तक, जाइलम से जल खनिज लवण पदार्थ और फ्लोएम से क्या होता है दोस्तों, वहाँ से आपको पत्तियों द्वारा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, ये सब होता है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो कपास के रेशे जो होते हैं पौधे के बीजों के अधिचर्मी रोग, ठीक है, बीजों के अधिचर्मी रोम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन मूल या न्यूमेटोफेरा या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है। तो जूशिया में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, किस में पाई जाती है, जूशिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है। तो आंशिक मूल परजीवी। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है। तो गन्ना और गेहूं में दोस्तों हवा द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर यहाँ पर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो यहाँ पर दोस्तों गन्ना और गेहूं जो होता है साथियों, ठीक है, ये कब इसमें यानी कि जो इसमें परागण होता है या फिर इसमें फूल तभी आते हैं जब हवाएं तेज चलती हैं। हवाएं चलती हैं तभी ये तेज, जैसे कि गेहूं आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं में क्या होता है वायु द्वारा परागण होता है, हवा द्वारा परागण होता है। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, जब हवाएं चलेंगी तभी उसमें परागण होगा और तभी उसमें फूल आएंगे। आप लोगों को देखा होगा वही समथिंग समझ लीजिए कि गेहूं का सीज़न जब होता है तब क्या होता है कि हवाएं तेज़ चलती हैं, जब उनके फूल आने वाले होते हैं तब हवाएं तेज़ चलती हैं, बाली आ जाती है, उसके बाद फूल आने लगते हैं। फूल वही समथिंग आता है वही मार्च वगैरह में, तो वहाँ पर तो आपको पता है कि सावन का महीना होता है और सावन के महीने में हवाएं भी चलती हैं, जिससे क्या होता है, परागण होता है। अगला यहाँ पर हो जाएगा 17 नंबर की, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें जो होती है साथियों वो हिरण की होती हैं। जी हाँ साथियों, हिरण की होती हैं। स्तनधारी प्राणी की यहाँ पर बात की गई है कि किस स्तनधारी प्राणी की आंखें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो हिरण हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य है। अगला हो जाएगा कि बॉटनी शब्द, जो बॉटनी होती है, बॉटनी आप लोगों ने बायोलॉजी बॉटनी वाला, ठीक है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक से हुई है। अगला प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर की, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों के आंतरिक यानी कि जैसे कि मनुष्यों की आंतरिक संरचना होती है, वैसे पौधों के आंतरिक संरचना का जो अध्ययन कहलाता है वो शारीरिकी कहलाता है। अगला हो जाएगा कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले कौन सी एक प्रक्रिया पाचन कहलाती है? प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन का क्या होता है? एमिनो अम्लों में विघटन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम हैं। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन के पाचक में एक सहायक एंजाइम होता है, प्रोटीन को जो पाचित करता है, पाचन करता है प्रोटीन का। अगला हो जाएगा कि उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। ये इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादातर पॉलिश जो होती है, क्या होता है आजकल तो जो चावल लोग खाते हैं, जो चावल साथियों लोग खाते हैं, वो क्या करते हैं, भैया हमको चमकदार एकदम सफ़ेद चावल और अच्छा चावल होना चाहिए। चमकदार सफ़ेद देखने में अच्छा चावल तभी लगता है जब उस पर ज़्यादातर पॉलिश हटा दी जाती है। जितने ज़्यादा कहते हैं ना भैया धान पे ले, धान वाली कुट्टी वाली मशीन पे ले जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं भैया पॉलिश खूब कस के उतार दीजिएगा, चावल एकदम साफ़ होना चाहिए, बस चावल एकदम साफ़ चमकदार होना चाहिए मोती के जैसा, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा पॉलिश उतरवा दोगे उसके जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे लोग ज़्यादातर पीड़ित होते हैं। किससे पीड़ित होते हैं? बेरी से पीड़ित होते हैं, ठीक है। बेरी तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इंडिया में लोग होते हैं वो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जो गाँव से बिलोंग करते हैं या फिर जो थोड़ा सा अपने जो गाँव से होते हैं या फिर हल्का फुल्का आबादी से जो सटे हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो गांव में किसान लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि भैया पॉलिश नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि पॉलिश उतरते है तो इनका घाटा होता है। घाटा ये होता है कि इनका चावल जो होता है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। चावल हल्का होता जाता है। जैसे एक बोरी धान है, एक बोरी धान में क्या होता है कि कभी कभी आधी से कम ही कम निकलता है, ठीक है, आधे से कम ही कम निकलता है, या फिर आप कह लीजिए 4 बोरी धान हो गए तो 1 बोरी चावल निकलता है, चौथाई भाग कह लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा पॉलिश उतरवा देंगे तो 1 बोरी के बजाय और कम हो जाएगा चावल और कम हो जाएगा, जिससे किसान का घाटा हो जाता है। तो उसी वजह से किसान पॉलिश ज़्यादा नहीं मरवाता है, और जब किसान पॉलिश नहीं मरवाता है तो वही चावल किसान भी खाता है वही चावल जो होता है वो किसान भी खाता है, और जब वही चावल किसान खाता है तभी तो किसान को ज़्यादातर बीमारी नहीं होती है, ठीक है। मेन कारण यही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल जो होता है, इसके एकत्र होने से मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जब एकत्र हो जाएगा तभी थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एम ट्रेविरेनस ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जी हाँ साथियों, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगला हो जाएगा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। फाइकोलॉजी जो होती है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न बनता है कि फलों के संवर्धन, जहाँ दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि सजावटी वृक्ष तथा झोपड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है सजावटी वृक्षों झाड़ियों, जैसे कि जो होता है ना गाड़ी वगैरह सजाने में जो घासें प्रयुक्त में लाई जाती हैं, जो अच्छी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं सजावट हेतु, ठीक है, उनके झाड़ियों, तो उनके संवर्धन या संबंधित अध्ययन क्या कहलाते हैं?
आर्बोरिकल्चर कहलाता है। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी साथी जल्दी से वीडियो को भाई लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। साथ में अगर जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह की आपको वीडियो निरंतर आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपको ये PDF मिल जाएगी साथी, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद ये PDF आपकी अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। जो भी साथी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए, फटाक से टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ये PDF दोस्तों प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। और उसके बाद हो जाएगा कि एग्रोफोरेस्ट्री का क्या है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यही होता है हमारा एग्रोफोरेस्ट्री, फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कृषि के साथ साथ जो होते हैं बारहमासी जो होते हैं उन पे वृक्ष लगाना होता है, बारहमासी वृक्ष लगाना होता है। क्योंकि क्या होता है बारहमासी जो वृक्ष अभी जैसे हम उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं धानों वगैरह में, जो धान होते हैं इनके बीच में क्या करते हैं कि कहीं पर आम के पेड़ लगा देते हैं, दशहरी आम हो गया, कलम आम हो गया, तो इसके पेड़ लगाते हैं बीच में। तो ये दोस्तों हमारा आता है एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत। अगला हो जाएगा हमारा एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के साथ होने वाली जो है सबसे बड़ा उसका स्रोत जो है वो जल होता है दोस्तों। अगला हो जाएगा कि पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो आपको पता है कि पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पत्ती ही श्वसन क्रिया करती है। क्या करती है, पत्ती ही श्वसन क्रिया करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अभी अगर हम बात करते थे, आप लोगों ने देखा होगा केला पकाने वाली एक दवा आती है, लाल लाल दवा होती है, तो एसिटिलीन ही होती है वो। जी हाँ दोस्तों, एसिटिलीन का ही लिक्विड होता है वो, लेकिन क्या होता है कि ओरिजिनल नहीं होती है, ओरिजिनल नहीं होती है, थोड़ा सा उसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, मिक्स किया जाता है, लेकिन होती उसके जो अंश होते हैं वो एसिटिलीन के ही होते हैं, तभी जो हमारा केला होता है पक जाता है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा, लाल कलर की दवा होती है जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। अगला हो जाएगा हमारा, कहते हैं ना दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि भैया हमको लाल दवा जो फल पकाने वाली लाल दवा होती है, केले पकाने वाली लाल दवा होती है, वो हमको दे दीजिए, तो वही देते हैं, एसिटिलीन का ही कुछ भाग देते हैं वो। ठीक है, और वो कंपनी से डायरेक्ट मिल के आती है, यहाँ पर कोई नहीं मिलाता, वो कंपनी से ही मिल के आती है। अगला होता है हमारा कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। वलय क्या होते हैं पता है आपको, वलय जैसे हम लोग वृक्ष जो काटते हैं, काटने के बाद उनमें आप लोगों ने जो होता है, जैसे हमने यहाँ पर आरी से काटा तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा वलय होते हैं, उनके जो होते हैं वलय होते हैं, यानी जो कटा हुआ भाग अंदर का होता है वो उसमें वलय होते हैं, घुमाव होता है। तो उन्हीं के आधार पर वृक्षों के वलयों के आधार पर ही उनकी आयु निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो नेत्रदान में दाता का जो भाग होता है वो रेटिना ही, यानी जो आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एक्सीडेंटल वगैरह केस होते हैं या फिर जो पोस्टमार्टम के लिए जो जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये आंख नहीं निकालते, वो सिर्फ रेटिना निकालते हैं, बस रेटिना निकाल लेते हैं, जो जरूरी अंग होते हैं वो निकाल लेते हैं, उसके बाद सिल देते हैं, क्योंकि शरीर का तो कोई काम होता नहीं, लेकिन जो क्या होता है पोस्टमार्टम इसी वजह से जो एक्सीडेंटल केस होते हैं या कुछ केस होते हैं तो उनको जल्दी से जाके क्या करवा लेते हैं, पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे अंग होते हैं वो निकाल लेते हैं, रेटिना निकाल लेते हैं, तो रेटिना ही निकालते हैं। अभी आप ये मत सोचिएगा कि हाँ पूरी आँख निकाल देगा, क्योंकि पूरी आँख निकालेंगे तो उसके अंदर एक उसके अंदर एक कचाव द्रव्य होता है। ठीक है, आंख के अंदर एक काचाव द्रव्य के नाम से जानते हैं, काचाव द्रव्य होता है, जलीय द्रव्य होता है, तब वो क्या होता है कि मरने के बाद वो सूखने लगता है, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, फिर आंख से क्या मतलब, वो तुरंत ही सूखने लगता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो मेन अंग होता है हमारा रेटिना, ठीक है, मेन अंग क्या होता है, रेटिना होता है, वो उसको ही निकालते हैं। अगला हो जाएगा 39 नंबर के साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं 46 गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। 46 जोड़ी, 23 दूना 46 जोड़ी होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो उरु, जिसे हम फीमर के नाम से भी जानते हैं और जांघ भी कहते हैं। ठीक है, फीमर के नाम से जानते हैं, जांघ भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है जानवरों के। अगर कोई भी जानवर क्या है कि वो अगर दूध नहीं उतार रही है, या फिर बच्चा अगर उसका जो बच्चा है वो दूध पी रहा है लेकिन वो दूध नहीं उतार रही है,
या फिर उसको क्या कहते हैं, हाँ ठीक है कुछ भी कहते हैं, लेकिन वहाँ पर दूध नहीं उतार रही है। और दूध जब नहीं उतारती है या किसी कारणवश, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जो कि कूल पे दिया जाता है, उसके पीछे वाले भाग पे, कूल पे भाग पे दिया जाता है। गर्दन पे कभी भी ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाता है, तो कूल के वाले भाग पे दिया जाता है। अभी दे सकते हैं कुछ, अगर जैसे झोला छाप डॉक्टर वगैरह होते हैं तो वो दे देते हैं, उनको पता तो होता नहीं है कि कहाँ पर देना है एक्चुअल में, इंजेक्शन कहाँ पर देना है, तो वह कहीं पर दे सकते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होता है बेसिकली वो पीछे के भाग में ही दिया जाता है, क्योंकि दूध हमेशा पीछे के भाग में होता है। तो दूध जैसे ही ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसके 2 मिनट बाद वो जो है दूध सारा का सारा थनों में उतर आता है। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन, आपको तो याद होगा ये। अगला हो जाएगा हमारा कि परख नली। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो शिशु का परिवर्धन परख नली के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 43 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, 13 जोड़े, बहुत से बच्चे 13 जोड़े कहते हैं, लेकिन 12 जोड़ी होती हैं पसलियों की संख्या। अगला हो जाएगा हमारा कि किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, तो लैक्टिक एसिड। अगला हो जाएगा साथियों यहाँ पर कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। जी हाँ दोस्तों, किस में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। 46 नंबर हो जाएगा हमारा हल्दी के पौधों में खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, प्रकंदन कहते हैं जिसको, प्रकंद कहते हैं जिसको, ठीक है, क्या होता है, प्रकंद होता है। अगला हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, या कह लीजिए आप लोग असत्य फल है, ठीक है, कूट फल कह लीजिए, असत्य फल कह लीजिए, तो उसमें आपका सेब आ जाता है। कौन सा रूपांतरित तना होता है, आलू होता है रूपांतरित तना, ठीक है। अगला हो जाता है जैसे कौन सा रूपांतरित तना है, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए जिसमें से आपका एक आलू भी है, तो अगर आपको पता है तो आप आलू आराम से लगा सकते हैं। अगला हो जाएगा कि भोजपत्र उत्पन्न होता है बेतुला की छाल से होता है। भोजपत्र जो उत्पन्न होता है वो बेतुला की छाल कहते हैं ना, भोजपत्र वहाँ भेज दीजिए, भोजपत्र वहाँ भेज दीजिए, ये होता है ना, पहले राजाओं में ज़्यादातर होता था भोजपत्र भेजे जाते थे, तो वही होता है बेतुला की छाल से होता है, उस पर लिखावट भी अच्छे से हो जाती है। अगला हो जाएगा कि द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाती है। अगला हो जाएगा हमारा जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होते हैं, स्थिति में होते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो दैनिक ज्वार कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, दैनिक ज्वार। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर साथी वॉन लेक है, क्या कौन सा दोस्तों, वॉन लेक है। अगला हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, एरिडोसाल, क्या होता है, एरिडोसाल हो जाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, जल में पनपने वाले पौधे। अगला हो जाएगा कि मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो वर्षा वन वाली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा वन वाली मिलती है। अगला हो जाएगा हमारा कि आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी से संबंधित है। सोलेनेसम जिसका इसका नाम भी होता है सोलेनम ट्यूबरेशम, इसका जो होता है वैज्ञानिक नाम भी होता है, इसी वजह से सोलेनेसी में होता है, सोलेनम ट्यूबरेशम। इसका आप लोग अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, बोनेटिकल नेम जो पूछा जाता है, बॉटनी के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो आलू किस कुल से संबंधित, तो सोलेनेसी से संबंधित है, और इसका जो नेम है वो सोलेनम ट्यूबरेशम है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखते हैं दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल से प्राप्त होती है। किस भाग से, छाल से प्राप्त होती है। अगला हो जाएगा हमारा कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो तारपीन का जो दोस्तों तेल होता है वो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। 59 नंबर हो जाएगा कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता पड़ती है, तो एंजाइम्स की जो होती है खास आवश्यकता पड़ती है पेट के भोजन को पचाने के लिए। अगला प्रश्न बनता है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो बीजों से प्राप्त होती है। पौधे की किस भाग, कॉफ़ी जो होती है कॉफ़ी के पौधे से नहीं प्राप्त की जाती, वो कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त की जाती है, बीजों की पिसाई होती है उसी से प्राप्त की जाती है। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है साथियों, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला हो जाएगा कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जिसे कहते हैं किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। आप लोगों ने धान में देखा होगा, धान का जो खैरा रोग हो जाता है, मतलब कि बाली जो होती है उसके बीच बीच में काला काला हो जाता है। जैसे पिछली बार हुआ था, काफ़ी सारे खैरा रोग जो था वो पिछली बार बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। धान की जो बालियाँ होती हैं उनके बीच में एक आटा टाइप में निकलने लगता है। कैसे निकलने लगता है कि उनकी जो बालियाँ होती हैं उन पर एक अजीब तरीके काला काला आवरण हो जाता है, ठीक है। वो एक दूसरे को जीवाणु से संक्रमित करता रहता है एक पौधे में। अगर किसी बगल वाले खेत में है तो वो निश्चित तौर पे आप अपने बगल वाले खेतों को जरूर से जरूर वो दे देगा विषाणु, ठीक है। तो खैरा रोग यही होता है, जिसमें क्या होता है बालियाँ जो होती है धान जो होते हैं वो फूल जाते हैं और फूलने के बाद वो आटा तरीके से बन के और गिरने लगते हैं।
यही होता है बेसिकली हमारा खैरा रोग। अगला हो जाएगा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? लैमार्क का है। अभी भी बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए, हमारे बहुत से साथी अभी ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए। तो सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं भैया, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढ के लाते हैं, साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे। लेकिन बहुत से सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं या ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, ऐसे भी साथी होते हैं हमारे जो कमेंट करते हैं, सर मेरे व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे PDF सारी की सारी सेंड कर दीजिए। आप बताइए, वहाँ पर इतनी सारी PDF पड़ी हुई हैं, आप उनको हमें डाउनलोड करके फिर दोबारा भेजना, आपको तो पता ही कितना ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो को बनाने में। तो अभी क्या होता है कि सारा भार मेरे ही ऊपर है, ललित सर का भी वीडियो मुझे एडिट करके सब कुछ करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, आप लोग तो जानते ही हो। साथ में दोस्तों आपको तो पता है कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद उसको एडिट करके अपलोड करना, उसके थंबनेल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ भरना कितना ज़्यादा कठिन होता है, आपको तो पता ही है ना। उसके बाद भी बहुत सारे वीडियो बनाना बहुत आसान है कि भैया 1 घंटे में हाँ वीडियो बन जाता है, लेकिन उसके बाद की मेन प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है, जब सबसे ज़्यादा मेहनत वाली प्रक्रिया जो होती है वो वही होती है। हर जैसे नेटवर्क यहाँ पर नहीं है तो नेटवर्क के लिए कहीं अलग जाना पड़ता है, बाहर घर के बाहर निकलना पड़ता है नेटवर्क के लिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बाद का जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा होता है मेहनत, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो टाइम लगता है वीडियो को एडिट करने में, कहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है कट करना है, ठीक है, तो ये सब होता है। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न होता है 65 नंबर के, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न होता है कि मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होती है? तो मानव की यूरिया जो सबसे अधिक होती है वो मूत्र में होती है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणुओं में एंजाइम्स जो होते हैं वो नहीं पाया जाता साथियों। अगला हो जाएगा कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने। अगला हो जाएगा कि एड्स होने का क्या कारण होता है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। T4 जो होता है लिम्फोसाइट की कमी के कारण दोस्तों एड्स रोग जो होता है। अगला हो जाएगा हमारा कि एड्स वायरस क्या है? तो एक सूची RNA होता है एड्स वायरस। अगला होता है हमारा कि शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लाल सागर का रंग, जो लाल सागर होता है वो रंग लाल सागर का रंग, लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल उसमें ज़्यादा होंगे लाल सागर में, तभी वो लाल हो जाता है। अगला हो जाएगा कि जो गलगंड रोग होता है, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन, गलगंड वही होता है जो गले में होता है, ठीक है, आपको पता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन अगर यानी कि अगर समुद्री खरपतवार कुछ होते हैं, क्योंकि उनमें नमक होता है, आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, तो अगर उन खरपतवारों को हम खाएंगे तो हमारा जो गलगंड होता है वो सही हो जाता है। अगला होता है कि पेंसिलिन जो होती है उसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। अगला हो जाएगा कि लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला हो जाएगा कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है। कुनैन की गोली आप लोगों ने देखा होगा, कुनैन की गोली आप लोगों ने देखा होगा, वो जो कुनैन प्राप्त होता है वो साथियों किससे प्राप्त होता है? सिलिकोना से प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम, यानी पुष्प ही, जो फूल गोभी होती है, जैसा कि नाम से पता चला फूल मतलब पुष्पक्रम, फूल खाया जाता है उसका। अगला हो जाएगा कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं अंकुरण के लिए। अंकुरण आप अगर कहीं फ्रिज में आप रख देते हैं चना, वो भी अंकुरित हो जाता है। मतलब अंकुरण के टाइम में प्रकाश की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। प्रकाश की तभी आवश्यकता होगी जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी पौधा बड़ा होगा तो पौधे में जब क्या होता है भोजन बनाने की क्रिया होती है, तभी प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब उसमें पत्ती निकल आती तभी होती, उसके पहले नहीं होती, क्योंकि उसके पहले जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो पहले से विद्यमान रहते हैं उसी बीज के अंतर्गत, तो वहाँ से वो अपना खाद्य पदार्थ लेता रहता है। अगला हो जाएगा हमारा तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो गन्ने के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष होता है नारियल का खाने योग्य भाग, भ्रूणपोष ही खाया जाता है नारियल का। अगला हो जाएगा हमारा कि भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष वही होता है जो अंदर आप लोगों ने देखो नारियल में अंदर भ्रूणपोष होता है, सफ़ेद जो होता है वही हमारा भ्रूणपोष होता है साथियों। अगला हो जाएगा हमारा कि आम के पौधे का वानस्पतिक नाम, बॉनेटिकल नेम क्या होता है? मेंजीफोरा इंडिका होता है। मेंजीफोरा इंडिका होता है आम के पौधे का वानस्पतिक नाम। अगला हो जाता है हमारा निषेचन की क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होता है निषेचन की क्रिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया जो होता है वो सबसे
बड़ा पुष्प होता है साथियों। अगला प्रश्न बनता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो पुष्प होता है। अगला प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है रक्त का शुद्धिकरण। अगला हमारा दोस्तों यहाँ पर होता है प्रश्न कि सफेद रक्त कण यानी WBC जिसे कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे हम कहते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला हो जाएगा हमारा कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो प्रमुख धान्य फसल साथियों इसमें चावल आपका आ जाता है। अगला प्रश्न होता है कि पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों के मुख्य कार्य होते हैं साथियों, मुख्य कार्य हो। देखिए दोस्तों, अभी मान लीजिए आपका ऊपर आया था चावल, ठीक है, तो चावल किससे बनता है? दोस्तों चावल धान से मिलता है। अब यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि चावल का यानी धान का जो क्या होता है वानस्पतिक नाम जो होता है, चावल का जो वानस्पतिक नाम होता है या धान का वानस्पतिक नाम होता है साथियों ये ओराइजा सेटाइवा होता है, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है तो इस वजह से मुझे याद है लगभग चीज़ें, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीज़ें लगभग मुझे याद है क्योंकि मैं शुरुआत से एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़ रहा हूँ। क्लास 12 मैंने किया, फिर BSc AG किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कि जो धान का होता है उसके बाद अब मुझे MSc करना है, MSc के बाद फिर PhD करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यानी कि धान की जो वानस्पतिक नाम होता है वो ओराइजा सेटाइवा होता है। अभी मैंने आपको बताया था गेहूं का नाम ट्रेटिकम एस्टिवम होता है या ट्रेटिकम ड्यूरम भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, ट्रेटिकम ड्यूरम कह सकते हैं या ट्रेटिकम एस्टिवम कहते हैं। और दोनों के दोस्तों जो होते हैं दोनों का जो कुल होता है वो दोस्तों क्या होता है? कुल ग्रेमिनी कुल ही होता है दोनों का यानी धान का लीजिए चाहे गेहूं का लीजिए, इनका जो कुल होता है वो जो क्या होता है ग्रेमिनी ही होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इनका बुआई का समय होता है वो देखिए गेहूं का जो होता है वो नवंबर और दिसंबर होता है और जो इसका धान का होता है ये जून और जुलाई के आसपास होता है, ठीक है। 15 जून कह लीजिए आप लोग, 15 जून के आसपास नर्सरी डाली जाती है और नर्सरी वहीं से दी जाती है। इनका जो बुआई का समय वहीं से लिया जाता है जब इनकी नर्सरी डाली जाती है, मतलब नर्सरी डाली उसके बाद उसे उखाड़ के तब धान लगाया जाता है गेहूँ में, वो सॉरी उसमें पाटा मार के पानी के अंदर। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते कुछ और, जैसे जौ की हम ले लेते हैं तो हार्डियम वैग्लियोरे होता है, ये चना का होता है जो साइसर एरेटिनियम होता है, मटर का होता है पाइसम सेटाइवम होता है, मसूर का भी ले लेते हैं हम लोग कुलेनिया होता है, लैंस कोलेनिया होता है। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ले लेते हैं जैसे मूंगफली का ले लेते हैं, मूंगफली तो बहुत सबको पसंद है, ठीक है ना। मूंगफली का अगर हम ले लेते हैं, कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो मूंगफली जरूर कर बिकने वाला आ जाता है तो मूंगफली जरूर खाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था आलू का सोलेनम ट्यूरेशम होता है, इसकी जो कुल होता है वो सोलेनिशी ही होती है और इसका जो बुआई का समय होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं मूंगफली के बारे में तो एरिकस हाइपेजिया जो होती है वो मूंगफली का होता है, ठीक है, मूंगफली का होता है। अब अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलती है? सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन में मिलती है, जी हाँ, तो सोयाबीन में मिलती है ना। तो अब सोयाबीन के बात कर लेते हैं तो ग्लाइसिन मैक्स होता है इसका बॉनेटिकल नेम, यानी इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है इसका बॉनेटिकल नेम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया है और अगर आप भी और भी आपके पास हैं कुछ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसा कि अभी ऊपर एक और नाम आया था जिसका नाम था, क्या नाम था साथियों? गन्ना था, ठीक है, गन्ना था, जिसमें क्या होता है वायु परागण द्वारा होता है, वायु परागण, ठीक है। तो अगर गन्ने का हम बोल लेते हैं तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो होता है वो गन्ने का होता है, शुगर कैन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो होता है वो गन्ने का वानस्पतिक नाम होता है। इसका भी जो कुल होता है साथियों वो होता है ग्रेमिनी ही कुल होता है। कौन सा कुल होता है? ग्रेमिनी ही कुल होता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है साथियों, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है वो पूछा जाता है तंबाकू का, निकोटियाना एस्पेसीज होता है साथियों, निकोटियाना एस्पेसीज, इसको तो आप लोग रट ही लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप अपने प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, नहीं तो इधर ही पड़े रहेंगे हम लोग। तो 89 नंबर हो जाएगा कि रात्र में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं रात के टाइम, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता नहीं है। अगला हो जाएगा हमारा कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। अगला हो जाता है हमारा टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में जो पाया जाता है खट्टे टमाटर होते हैं क्योंकि उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला हो जाएगा हमारे साथियों यहाँ पर कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली हो जाता है इसमें, मूंगफली। और इसी में आपको ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे, अगर आपको पता तो आप अच्छे से कर लेंगे। अगला हो जाएगा हमारा कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। अगला हो जाएगा हमारे पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो होता है वो प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा हमारा साथियों 96 नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों से, क्योंकि उर्वरक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे भूरे कलर के होते हैं, तो भूरी क्रांति इससे संबंधित है साथियों, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है इसमें। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन्स जो होता है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है? आप लोगों ने देखोगे जो बच्चे पैदा होते हैं यानी कि मादा पशुओं में, ठीक है, तो पशुओं में क्या होता है कि जैसे ही गाय ले लीजिए आप लोग, चाहे भैंस ले लीजिए, तो उसमें बच्चा पैदा होने से पहले उनके थनों में दूध उतर आता है, थनों में दूध उतर आता है। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो ऑक्सीटोसिन है वो उतरने लगता है दोस्तों, वो एक्टिव होने लगता है, सक्रिय होने लगता है, तभी उनके थनों में दूध पहले से उतरने लगता है। और जैसे ही वो बच्चा दे देती हैं उसके जस्ट बाद आप लोगों ने देखा होगा ऐसा लगेगा कि थन फट जाएगा, अभी ऐसा लगेगा कि थन अभी फटने वाला है, इतना ज़्यादा वो कड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा उतर आता है उसमें दूध, इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो ज़्यादा देर तक, जैसे कि बच्चे को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, तुरंत उसको दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा उतर आ जाता है जिससे थनों में प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। अगला हो जाएगा हमारे कि भारत में कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर साथियों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला अब यहाँ पर दोस्तों हम 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे, जो कि आधा घंटे की वीडियो बन चुकी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। वीडियो को लाइक कर देना और पीडीएफ को लेना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे दोस्तों सभी साथी। अगला हो जाएगा हमारा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बरेली में स्थित है। अगला हो जाएगा हमारे लाल क्रांति किससे संबंधित? तो मांस उत्पादन से, क्योंकि मांस हमेशा लाल होता है तो उसी से हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि मुर्गियों के सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो रानीखेत जो होती है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि रानीखेत अगर एक मुर्गी हो गया उसके संपर्क में जितनी भी मुर्गियां आएंगे सारी के सारी मर जाएंगे साथियों। अगला हो जाएगा कि दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से इसकी जो घनत्व होता है इसका, यो इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर, अगर गांव में क्या कहते हैं, लट्टू मीटर जैसे कहते हैं, भैया तुम्हारे दूध का कितना लट्टू मीटर गया है, तुम्हारे दूध में कितना लट्टू मीटर गया है, तो लट्टू मीटर का नाम होता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका नाम होता है वो लैक्टोमीटर होता है। अगला हो जाएगा भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, अपने ही राज्य में पाया जाता है। अगला हो जाएगा कि किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर की में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अगला हो जाएगा गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय होती है साथियों, सभी को पता है गरीबों की गाय किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? तो बकरी को जाना जाता है गरीबों की गाय के रूप में। अगला साथियों यहाँ पर 107 नंबर हो जाएगा कि दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिकाएं उभरी हुई होती हैं, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। यानी कि चाहे आप गाय ले लीजिए चाहे भैंस ले लीजिए, उसका जो पेट के नीचे एक नली होती है जो कि थनों की साइड में जाती है, थनों की साइड में जाती है, तो वो नली जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतने ज़्यादा दुधारू पशु होगी, जितनी ज़्यादा तिरछी मिर्ची होगी उतनी ज़्यादा दुधारू पशु होगी, और जितनी ज़्यादा उभरी हुई होंगी उतनी ही ज़्यादा दुधारू पशु होगी। यही होती है दोस्तों पहचान, क्योंकि यही लोग किसान लोग यही सबसे ज़्यादा पहचान, जो दूध इनका जो बेचने, गाय भैंस खरीदने बेचने वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा पहचान इसी में देखते हैं दूध देने के लिए। अगला हो जाएगा हमारा कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा बकरियाँ हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना क्या है? एक प्रकार की बकरी की प्रजाति है जो कि बकरियों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उनके लिए विख्यात यही एक बकरी की प्रजाति है जिसे पश्मीना के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा हमारा किस स्तनधारी कि दोस्तों यहाँ पर पश्मीना जो है ये एक प्रकार की बकरी की प्रजाति है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ ये एक नाम है बकरी का, बकरी की एक प्रजाति होती है ये। और अगला हो जाएगा हमारा कि किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी में सबसे ज़्यादा कम होती है। अगला हो जाएगा हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है साथियों। कहाँ है? देहरादून में है। अगला हो जाएगा हमारा मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हेस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था इसको। अगला प्रश्न हो जाएगा 114 नंबर के किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा हो जाएगा। 15 नंबर हो जाएगा कि किसी जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरेलिया के नाम से जाना जाता है। ऑरेलिया को जो है जेली फिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किसके अधपके मांस को खाने से फीताक्रमी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो शुअर का मांस खाने में। अगला हो जाएगा हमारा केचुए में कितनी आंतें होती हैं? तो केचुए में आंखें होती है यार, आंतें नहीं आंखें। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो कोई नेत्र नहीं होता केचुए में। केचुए में किसी भी प्रकार का नेत्र नहीं होता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कर लेते हैं हम लोग कि इनका जो प्रजनन का जो टाइम होता है, इनके जो केचुए का जो प्रजनन का टाइम होता है, क्योंकि द्विलिंगी होते हैं ये, ठीक है, द्विलिंगी होते हैं, और इनके जो प्रजनन का टाइम होता है वो कब से कब तक होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बाद बता दूंगा, पहले आप लोग आंसर जरूर से जरूर दे दीजिएगा। अगला हो जाएगा हमारा 118 नंबर की तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम
लूसीडम के कारण चमकती हैं तितली की आंखें। अगला हो जाएगा हमारा समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण, क्योंकि समुद्री घोड़ा समुद्र में रहता है, पानी में रहता है, इसी वजह से। अगला प्रश्न हो जाएगा 120 नंबर की, मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मलेरिया रोग का सबसे ज़्यादा होता है एनाफ्लीज मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मादा मच्छर होते हैं वही काटते हैं दोस्तों, वही ब्लड निकालते हैं हमारे मनुष्यों के शरीर से। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न 121 नंबर हो गया, सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो पाषाण मछली हो जाएगी सबसे विषैली मछली। 122 नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। अगला हो जाएगा कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा होता है वो घोंसला बनाने वाला, किंग कोबरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि किंग कोबरा अपने इधर नहीं पाया जाता, ज़्यादातर केरल के राज्यों में पाया जाता है, केरल तरफ या तमिलनाडु तरफ इधर पाया जाता है ज़्यादातर किंग कोबरा। अगला हो जाएगा हमारा कि 124 नंबर की, पाओ क्रिस्टेथस किस वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला हो जाएगा 125 नंबर के, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है, तो नीली व्हेल है जो स्तनपायी है। अगला हो जाएगा 126 नंबर के, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड होता है सबसे छोटा पक्षी। 127 नंबर हो जाएगा कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल दोस्तों जो होता है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल तो आपको पता ही है, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, मिट्टी का तेल नहीं, सॉरी मिट्टी का तेल नहीं, तारपीन का तेल होता है, जो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो पेंट वगैरह करते हैं तो पेंट में क्या होता है, तारपीन का तेल मिलाते हैं। अगला हो जाएगा हमारे 128 नंबर की, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है, फूल की कली। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे कमेंट करते हैं यहाँ पर मच्छरों वाला, ठीक है, मच्छरों वाला। देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो मच्छर वाला नहीं था, वो आपका क्वेश्चन जो था वो केंचुए से संबंधित था। केंचुए का जो प्रजनन का टाइम होता है वो कब से कब तक होता है, जो प्रजनन का टाइम होता है दोस्तों वो उनका सुबह के टाइम होता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले, यानी कि आप कह लीजिए 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच उनका प्रजनन का टाइम होता है, ठीक है। उनका प्रजनन का टाइम जो होता है, ये टाइम भी आपको लिखने को आता है, बहुत बार लिखने को आया है दोस्तों, ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका जो प्रजनन का टाइम होता है दोस्तों यही होता है, ठीक है, 4:30 से 5:30 सुबह। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 129 नंबर की, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, केशिका जल होता है, केशिका जल होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 130 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों वो सूर्य के प्रकाश में होती है, तो जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो रात में कहाँ से आपको मिलेगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं दोस्तों कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र। अगला प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना मानव शरीर के पित्त का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है, तो ऑक्जेनोमीटर होता है, ऑक्जेनोमीटर होता है वह यंत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा 134 नंबर हो जाएगा कि अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है, तो सेब से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में लाल रुधिर या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला होता है कि जब हम बकरी या भेड़ के मांस को खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं, हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। 137 नंबर हो जाएगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। अगला हो जाएगा हमारा कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तो तलवे पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है। तलवे की आप लोग देखिएगा जो त्वचा होती है उसको आप कभी भी चुटकी से पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटी होती है। अगला हो जाएगा हमारा कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, सौर में। अगला हो जाएगा हमारा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो अरुजांग की लंबी, जिसमें फीमेल के नाम से सबसे बड़ी सबसे लंबी भी होती है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है, तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है कैंसर से रोग संबंधित का अध्ययन। अगला हो जाएगा 142 नंबर हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका। अगला प्रश्न हो जाएगा 143 नंबर हो जाएगा कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डेंटाइन के बने होते हैं, ठीक है। डेंटल जिसे हम क्या कहते हैं, डेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं जो, ठीक है, डेंटल हॉस्पिटल डेंटाइन से नाम से ही जाना जाता है, डेंटाइन,
इसी से बना है डेंटल हॉस्पिटल। अगला हो जाता है हमारा कि 44 नंबर हो जाएगा, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम, में तो सभी को पता है पैरामीशियम होता है, पैर के चप्पल के समान होती है इसकी आकृति। अगला हो जाएगा केचुए की कितनी आंखें होती है? तो एक भी आंखें नहीं होती। दोबारा से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 145 नंबर हो जाएगा कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा। 147 नंबर हो जाएगा कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में जो होता है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है साथियों। अगला हो जाएगा कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का होता है। अगला हो जाएगा हमारा रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा होती है, आयरन होता है। अगला हो जाएगा हमारा किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड को बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। ये होता है दोस्तों किण्वन का एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण होता है। ये आपको 3 उदाहरण आपको बता दिए गए दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 151 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों यहाँ पर कि कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर हो जाएगा, पनीर हो जाएगा। कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रदान करता है? तो जैसे कि आपको पता है जब कोई प्रेग्नेंट महिला होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि, या फिर जब डिलीवरी की टाइम होती है या फिर 8 से 9 महीने के बीच आप ले लीजिए, 7, 8, 9, इन 3 महीने में क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप सुबह आप पानी पीजिए तो छेना खाकर पीजिए, आप खाते हैं तो पनीर को खाइए, कच्ची पनीर को खाइए। ये चीज़ ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो बताते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है सबसे ज़्यादा। अगला हो जाए हमारा कि कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैगो जो है ये उड़ने वाली छिपकली है दोस्तों। अगला हमारा हो जाएगा 53 नंबर हो जाएगा कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन? दोबारा क्वेश्चन आ गया, किंग कोबरा हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी? व्हेल शार्क मछली होती है। अगला हो जाएगा हमारा दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। अगला हो जाएगा 57 नंबर हो जाएगा कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ते को अपना पालतू बनाया था, कुत्ते। अगला हो जाएगा 59 नंबर, देखते हैं हम लोग 59 नंबर साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण उत्पन्न होता है साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा 160 नंबर की आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफोरा इंडिका है आम का, मैंने आपको बताया भी था। 161 नंबर हो जाएगा हमारा कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है। 162 नंबर हो जाएगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका आंवला है, सबसे अच्छा स्रोत आपका क्या है साथियों? आंवला है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 160 क्वेश्चन थे आपको यहाँ पर, 162 आपको बता दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, सभी साथी जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे और इस पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की वीडियो में आपको मजा आ गया होगा निश्चित रूप से, मुझे पता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।